सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन फॉर्च्यून के बारे में। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक जासूस की, जिसका नाम है ऑर्सन फॉर्च्यून। ऑर्सन को मिशन मिलता है कि वो एक खतरनाक हथियार को वापस लाए जिसे सरकार ने बनाया था, लेकिन अभी वो हथियार आतंकवादियों के हाथ में है और उससे वो लोग पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और अब ऑर्सन को उस हथियार को कैसे भी वापस लाना है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने यूक्रेन का दृश्य आता है और यहाँ पर हम कुछ वैज्ञानिकों को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे आतंकवादी अंदर घुस चुके हैं। वो एक एक करके सारे गार्ड्स को मार रहे हैं, फिर वो वैज्ञानिकों को मारते हैं और एक खतरनाक एआई हथियार को चुरा लेते हैं जिसे यहाँ की सरकार ने बनाया था, सरकार के मदद के लिए। लेकिन अब ये हथियार आतंकवादियों के हाथ में है। तभी हम एक एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है नेथन और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी उसे बुलाया है। तभी नेथन की मुलाकात होती है नाइटन नाम के एक आदमी से और वो नेथन को पूरी बात बताता है कि आतंकवादियों ने एआई वेपन को चुरा रखा है और अब कैसे भी इनका मिशन है कि वो उस हथियार को वापस लाए। फिर सबसे पहले नेथन मना कर देता है, लेकिन नेथन उसे समझाता है कि यह हथियार बहुत ही खतरनाक है। अगर आतंकवादियों ने इसे किसी सरफिरे को बेच दिया तो पूरी की पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। फिर नेथन मान जाता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि वो इस मिशन को देगा ऑर्सन फॉर्च्यून को। लेकिन नेथन कहता है कि नहीं, ऑर्सन बहुत ही ज्यादा पैसे मांगता है, हम उतने पैसे नहीं दे सकते। और ऑर्सन एक सरफिरा है, वो जहाँ भी जाता है सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाता है। तब नेथन कहता है कि उसके अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। तब नेथन दो लोगों का और नाम लेता है जिनका नाम है जॉन और माइक। तब नेथन बताता है कि ये दोनों उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन ऑर्सन इनसे बेस्ट है। तब नेथन भी मान जाता है और नेथन निकल पड़ता है ऑर्सन के पास जाने के लिए। ऑर्सन अभी अफ्रीका में है और अब ऑर्सन जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होता है, वो घर के अंदर पाता है नेथन को। और नेथन को देखने के बाद ऑर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब नेथन कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, लेकिन ऑर्सन कहता है कि मैं छुट्टियां मना रहा हूँ, मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। तब सबसे पहले नेथन बताता है कि ऑर्सन को कितने पैसे मिलने वाले हैं। उसके बाद वो बताता है कि पूरी दुनिया खतरे में है, अगर तुमने इस काम को नहीं किया और डिवाइस को जल्दी लेकर के वापस नहीं आए तो पूरी की पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। फिर इन बातों को सुनने के बाद ऑर्सन भी मान जाता है और अगले ही दिन ये लोग निकल पड़ते हैं मैड्रिड के लिए। लेकिन ऑर्सन जैसे ही अपने प्लेन से बाहर आता है, वो दो और एजेंट्स को देखता है जिनका नाम है सेरा और जेजे डेविस। सेरा एक बहुत ही बेहतरीन हैकर है और जेजे डेविस एक खतरनाक स्नाइपर है। नेथन चाहता है कि ये दोनों काम करे ऑर्सन के साथ, लेकिन ऑर्सन सेरा को पसंद नहीं करता। ये दोनों पहले एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, लेकिन अंत में काम करने के लिए मान जाते हैं। तब इन्हें बताया जाता है कि इनका पहला टारगेट है डोनाल्ड नाम का आदमी जो आज एयरपोर्ट पे आने वाला है। उसके पास एक हार्ड ड्राइव है, उसमें सारी जानकारियां हैं उस डिवाइस के रिलेटेड। फिर ऑर्सन और जेजे दोनों पहुंचते हैं एयर, लेकिन सेरा घर पे होती है। वो वहां से सारे कैमराज को हैक करती है और इन्हें सपोर्ट देती है और जल्दी ही इन्हें डोनाल्ड नजर भी आ जाता है। ऑर्सन की टीम में यहाँ पे और भी कुछ लड़कियां हैं जो डोनाल्ड का पीछा करने वाली हैं, लेकिन जैसे जैसे डोनाल्ड आगे बढ़ता है इन्हें पता लगता है कि कुछ और टीम यहाँ पे आई हुई है और उन्हें भी हार्ड ड्राइव चाहिए, वो भी डोनाल्ड के पीछे है। फिर वो सबसे पहले बेहोश करते हैं ऑर्सन की टीम वालों और दो लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। तब इस बारे में भनक लग जाती है सेरा और सेरा इत्तला करती है ऑर्सन को। सेरा इन चीजों को नहीं देख पाई क्योंकि उन लोगों ने कैमरा के फुटेजेस को बदल दिया था, उनके पास भी हैकर्स हैं, लेकिन अब सेरा सारी चीजों को देख पा रही है। तब ऑर्सन बताता है कि यहाँ पर माइक के लोग आ चुके हैं और जॉन भी माइक के साथ काम कर रहा है, इन दोनों को हार्ड ड्राइव चाहिए। तभी सेरा बताती है कि तुम्हारे पीछे दो लोग आ रहे हैं। तब ऑर्सन भी तैयार हो जाता है, वो इन दोनों को पीटता है और टेजर से उन्हें बेहोश कर देता है। तब तक माइक के लोग डोनाल्ड को लेकर के बाहर जा चुके होते हैं। फिर ऑर्सन और जेजे वहां पे पहुंचते हैं और एक एक करके माइक के लोगों को पीटने लगते हैं और जब इनके पीछे कोई नहीं होता तब ये लोग डोनाल्ड को वैन में बैठा करके यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन वैन में बैठते ही डोनाल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। तभी ये लोग देखते हैं कि माइक की बहुत सारी गाड़ियां इनका पीछा कर रही हैं। तब डोनाल्ड बताता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, उसकी पत्नी को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है और तब ये काम करवा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड जानता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो नेथन को कहता है कि किसी को मेरी शक्ल नहीं पता, अब मेरे बदले तुम इस हार्ड ड्राइव की डील करोगे, तभी मेरी पत्नी जिंदा बचेगी। मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी पत्नी को बचाओगे। तभी माइक यहाँ पे आ जाता है, उसके लोग गाड़ी को रोकते हैं और वो दरवाजे को काटने लगते हैं। तब तक डोनाल्ड की मौत हो जाती है और इसी बीच माइक दरवाजे को काट देता है। फिर वो अंदर जाता है और हार्ड ड्राइव को ले लेता है, लेकिन सेरा इन्हें बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, हार्ड ड्राइव को हमने कॉपी कर लिया है और उस हार्ड ड्राइव को खोलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तब माइक यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब इनके पास एक ही रास्ता है कि ये नेथन को डोनाल्ड बना करके भेजे बायर के पास, तभी इन्हें बायर के बारे में पता लग पाएगा। फिर नेथन ऐसा ही करता है, वो पहुंचता है बायर्स के पास, वो टेबल पे बैठता है लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलता क्योंकि एक्सेंट पकड़ने में इसका हाथ बहुत ही तंग है। तभी यहाँ पर बायर आता है और हार्ड ड्राइव को लेकर के जाने लगता है, लेकिन सेरा उसके चेहरे को स्कैन कर लेती है। तब सेरा को पता लगता है कि इस आदमी
का नाम है बेन हैरिस। बेन हैरिस ग्रेग सिमंस नाम के एक अरबपति के लिए काम करता है जो हथियारों की तस्करी करता है। बेन हैरिस उसका ही वकील है, लेकिन अब इन्हें पता लग गया कि इसमें ग्रेग सिमंस भी शामिल है। लेकिन ग्रेग तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, वो दुनिया के सबसे बड़े हथियार के डीलर्स में से एक है। तब सेरा ग्रेग की सारी डिटेल्स को निकालती है और इन्हें पता लगता है कि ग्रेग ऑब्सेस है सेलिब्रिटीज के साथ। वो सबसे बड़ा फैन है डैनी फ्रांचेस्का का। तब इन्हें आइडिया आता है कि अगर इन्हें ग्रेग तक पहुंचना है तब इन्हें अपनी टीम में डैनी को शामिल करना पड़ेगा। फिर ये सारे लोग निकल पड़ते हैं अमेरिका के लिए। तभी हम डैनी को देखते हैं जो शूट कर रहा है, लेकिन शूट करने के बाद वो जैसे ही आकर के अपने प्लेन में बैठता है, ऑर्सन भी यहाँ पे पहुंच जाता है। वो सबको कहता है कि वो डैनी का नया मैनेजर है। फिर वो जाकर के बात करता है डैनी से और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक चैरिटी में, हम दुनिया को बचाना चाहते हैं। तब डैनी मना कर देता है और कहता है कि अभी के अभी मेरे प्लेन से बाहर निकल जाओ। तब ऑर्सन कहता है कि मेरे पास कुछ है। वो एक वीडियो दिखाता है और डैनी को बताता है कि मुझे ये बात पता है कि तुम्हारा चक्कर है तुम्हारी भाभी के साथ, वो वीडियो भी हमारे पास है, तो अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तब हम पूरी दुनिया में इस खबर को फैला देंगे, फिर एक झटके में तुम्हारी पूरी की पूरी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। तब डैनी भी इनके साथ काम करने के लिए मान जाता है और अगले ही दिन ये लोग निकल पड़ते हैं। फिर सबसे पहले पहुंचते हैं ग्रेग के बोट पे और डैनी को सामने करते हैं ग्रेग। ग्रेग जैसे ही डैनी को देखता है वो उसके पास चला जाता है और बड़े ही प्यार से बात करता है कि उसे डैनी बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसी बीच ये लोग माइक के एक आदमी को यहाँ पे देखते हैं। फिर इन्हें समझ में आ जाता है कि माइक भी यहाँ पे आ चुका है। उसे भी शक है इन सारे लोगों, उसे भी जानकारियां चाहिए। तब ये सारे लोग अलग अलग भागों में बट जाते हैं और सेरा जाती है नीचे और नीचे के सारे कमरे में माइक्रोफोन्स को लगाने लगती है ताकि इनकी सारी बातों को ये लोग बड़े ही आसानी के साथ सुन सकें। और दूसरी तरफ ऑर्सन अपने काम पे लग जाता है। वो माइक के आदमी की बड़े ही बुरी तरीके से धुलाई करता है। तभी सेरा जिस कमरे में होती है वहाँ पे बेन हैरिस आ जाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन सेरा के टीम वाले बताते हैं कि सेरा को वहाँ पर थोड़ी देर तक और रुकना पड़ेगा, तभी ये लोग माइक्रोफोन को सेटअप कर पाएंगे। तब सेरा अपनी बातों में उलझाने लगती है बेन हैरिस को। तब तक ऑर्सन माइक के आदमी को बेहोश कर देता है और फेंक देता है समंदर में। तब सेरा को बताया जाता है कि अब वो वहाँ से निकल सकती है। फिर सेरा भी निकल जाती है और ऊपर आती है डैनी के पास। तब ग्रेग डैनी और सेरा को कहता है कि तुम लोग मेरे विला पे चलो टर्की, मैं तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताता हूँ। फिर इस बात को सुनने के बाद ये लोग भी मान जाते हैं, क्योंकि ग्रेग के साथ ये लोग जितना समय बिताएंगे उतना ही ये लोग एआई वेपन के नजदीक पहुंचेंगे। इसी बीच यहाँ पे ग्रेग के बिजनेस पार्टनर्स चले आते हैं, वो डैनी के साथ तस्वीर खींचने लगते हैं। तब ग्रेग पहुंचता है सेरा के पास और अपने शब्दों के जाल में फंसाता है, लेकिन घुमा फिरा के उसे कहता है कि तुम मेरी रखेल बन जाओ, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना अमीर बना सकता हूँ और तुम्हें कितनी सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। तभी यहाँ पे ऑर्सन आ जाता है और इन दोनों को लेकर के निकल पड़ता है। तब ग्रेग जाता है अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बात करने, लेकिन ये लोग उसी कमरे में है जहाँ पे माइक्रोफोन लगा है। तब नेथन इनकी बातों को सुन रहा होता है। फिर इनकी बातों से हमें पता लगता है कि जल्दी उस हथियार का सौदा होने वाला है, वो भी $10 बिलियन में। लेकिन वो हथियार ग्रेग के पास नहीं है, वो बस एक बिचौलिया है जो इसकी डील करवा रहा है। लेकिन ये लोग यहाँ पे बायर का नाम नहीं लेते और ऑर्सन की टीम को पता नहीं लग पाता कि इसे कौन खरीदने वाला है। तब रात में ऑर्सन एक प्लान बनाता है कि वो ग्रेग के पार्टनर के घर पे जाएगा और वहाँ से सारे डेटा को चुराएगा ताकि इन्हें पता लग सके कि उस हथियार को कौन खरीद रहा है। फिर रात में वो उनके घर के अंदर दाखिल होता है और सबसे पहले हर जगह गैस फैला देता है ताकि यहाँ के सारे लोग बेहोश हो जाएं। और ऐसा ही होता है, एक एक करके सारे बेहोश होने लगते हैं। तब ऑर्सन बड़े ही आसानी के साथ घर के अंदर दाखिल होता है और जाता है ग्रेग के पार्टनर के कमरे में, उसके सेफ को खोलता है और सारे डेटा को कॉपी कर लेता है सेरा की मदद से। लेकिन आते समय वो इनके सारे पैसे और सारे ज्वेलरी को चुरा लेता है ताकि सबको लगे कि ये सिर्फ एक रॉबरी थी। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि 2 गार्ड्स अभी भी होश में हैं। तब उन्हें देखते ही नाटक करने लगता है और वो बच्चों की तरह रोता है। लेकिन वो जैसे ही इसके नजदीक आते हैं ऑर्सन सबको धूल चटा देता है। वो दोनों की बड़ी ही बुरी तरीके से धुलाई करता है। तब तक यहाँ पे सेरा भी आ जाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं अपने घर और सुबह सुबह सारे डेटा को चेक करने लगते हैं। फिर सारे डेटा को चेक करने के बाद इन्हें अंदर कुछ भी नहीं मिलता, इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तब सेरा सारे रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगती है। तब उसे पता लगता है कि ग्रेग को कासिम नाम के एक आदमी ने कॉल किया था और उसने बताया कि इनके पार्टनर के घर पे रात में चोरी हुई है और उसके 2 जो सबसे बेहतरीन बॉडीगार्ड्स थे उन्हें एक ही आदमी ने पीटा है, वो भी अकेले। तब इस बात को सुनने के बाद सारे लोग गुस्सा करने लगते हैं ऑर्सन पे कि किसी को शक ना हो जाए कि उनके पीछे जासूस लगे हैं। तभी सेरा कासिम के बारे में सारी जानकारी निकालती है। तब उसे पता लगता है कि कासिम एक टर्किश ऑफिसर है जिससे ग्रेग का रोज मिलना जुलना होता है और ये मिल के ही डील्स करते हैं। तब नेथन इन्हें कहता है कि ये बिल्कुल सही मौका है, तुम लोग भी टर्की जाओ, ग्रेग ने तुम लोगों को ऑलरेडी इनवाइट कर रखा है, वहाँ जाओ और उस पर नजर रखो कि वो कासिम से कब मिलता है। जैसे उससे कासिम मिलेगा वो जरूर बायर का नाम लेंगे। फिर इस बात को सुनते ही ये लोग
निकल पड़ते हैं और सबसे पहले डैनी और सेरा पहुंचते हैं ग्रेग के पास। तब वो उन्हें अपने विला में घुमाता है और सबसे पहले अपने एंटीक कार की कलेक्शन को दिखाता है, जिसे देखने के बाद डैनी चकाचौंध रह जाता है क्योंकि उसकी जो सबसे पसंदीदा कार है वो यहीं पे है। और जैसे ही ग्रेग को ये बात पता लगती है वो डैनी को कहता है कि अब से ये कार तुम्हारी है। तब डैनी खुश हो जाता है और वो दोनों टेस्ट ड्राइव पे निकल पड़ते हैं। तभी हम सेरा को देखते हैं जो पूरे घर में घूम रही है ताकि वो ग्रेग के कंप्यूटर तक पहुंच सके, लेकिन उसके सामने चली आती है ग्रेग की बॉडीगार्ड जिसका नाम है एमिलिया। और उसे देखने के बाद अब सेरा को वापस जाना पड़ता है, लेकिन वापस जाने के बाद भी वो काम पे लगी है। तभी हम ऑर्सन और जेजे को देखते हैं जिन लोगों ने कासिम पे नजर रखा हुआ है। तभी ऑर्सन को एहसास होता है कि यहाँ पर माइक भी है, उसने भी कासिम पे नजर रखा हुआ है। तभी सेरा ग्रेग के कंप्यूटर को हैक कर लेती है और सारी जानकारियां देखने के बाद उसे पता लगता है कि उस रॉबरी से सिर्फ और सिर्फ ग्रेग ने AK-47 खरीदा है और बाकी चीजों को नहीं खरीदा। तब इस बात को सुनने के बाद नेथन कहता है कि अब तक मुझे शक हो रहा था ग्रेग पे कि वही बायर है, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई कि वो उस AI वेपन को नहीं खरीद रहा और अब हमें ग्रेग का शायद पीछा छोड़ देना चाहिए। तभी हम ऑर्सन को देखते हैं जो कासिम का पीछा कर रहा है, लेकिन अब सेरा उसे कहती है कि वो पीछा करना बंद कर दे, लेकिन ऑर्सन बहुत जिद्दी है, उसे अभी भी ग्रेग पे शक है। तभी ऑर्सन की नजर पड़ती है बेन हैरिस पे। तब वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बेन को एहसास हो जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। तब वो तुरंत इत्तला कर देता है ग्रेग कि वो मदद भेजे, उसका पीछा किया जा रहा है। तब बेन के बॉडीगार्ड्स रोकने लगते हैं ऑर्सन को, लेकिन ऑर्सन एक एक करके सबकी धुलाई करता है और फिर से बेन के पीछे लग जाता है और जेजे उसे लोकेशन बताता है। तब बेन को एहसास हो जाता है कि उसके फोन को ट्रेस किया जा रहा है। तब वो जाता है एक बिल्डिंग के ऊपर और ऊपर जाते ही एक दूसरे आदमी को अपना फोन दे देता है। इसी बीच उस फोन को ट्रैक करके पहुंचता है ऑर्सन वहाँ पे। तब वो देखता है कि बेन यहाँ पे नहीं है। तभी उसे पता लगता है कि बेन ने जिस आदमी के जेब में फोन डाला था उसे उसने नीचे फेंक दिया। तभी बेन दौड़ करके आता है यहाँ से ऑर्सन को भी फेंकने के लिए, लेकिन ऑर्सन बेवकूफ नहीं है, वो तैयार था। तब वो बेन हैरिस को नीचे फेंक देता है और जब तक वो नीचे आता तब तक जेजे उसकी बॉडी को कलेक्ट कर लेता है और ये लोग निकलने लगते हैं। फिर ये कांटेक्ट करते हैं नीटन को और नीटन पूरी बात बताता है कि जल्दी उस हथियार का डील होने वाला है और उस डील को करने वाला था बेन हैरिस, लेकिन अब तुम लोगों ने उसे मार दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि बेन हैरिस की शक्ल किसी ने नहीं देखी है, सारी की सारी डीलिंग फोन पे हुई है। इसीलिए अब ऑर्सन बेन हैरिस बन के जाएगा बायर के पास, वहाँ पे डील करेगा और उस AI वेपन को वापस ले आएगा। तब बाकी का काम सेरा करने लगती है। अगर बेन हैरिस के फोन पे कोई भी कॉल करेगा तब उसने ऑडियो को चेंज कर दिया है। अगर कुछ भी ऑर्सन बोलता है तो वो बेन हैरिस की आवाज में कन्वर्ट हो जाएगा और सामने वाले को लगेगा कि बेन हैरिस बात कर रहा है। फिर ऑर्सन हार्ड ड्राइव को लेता है और निकल पड़ता है डील करने के लिए और किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। ग्रेग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि अब बेन हैरिस मर चुका है। तब ऑर्सन पहुंचता है उस जगह पे, यहाँ पर जेजे भी आया हुआ है। वो दूर से नजर रख रहा है ऑर्सन पे कि अगर कुछ भी हो तो अपना कमाल दिखाए, क्योंकि जेजे एक कमाल का स्नाइपर है। तभी यहाँ पर बायर आ जाता है। बायर का नाम है सर्गी। फिर वो ब्रीफकेस को खोलता है जिसके अंदर हार्ड ड्राइव है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए इन्हें 15 डिजिट का कोड चाहिए, जो कोड सिर्फ और सिर्फ ग्रेग के पास है। तब ऑर्सन अपने फोन को निकालता है और कॉल करता है ग्रेग। इन लोगों ने पहले ही ऑडियो को बदल दिया है। तो जब ऑर्सन ग्रेग से बात करता है तब ग्रेग को लगता है कि वो बेन से बात कर रहा है। फिर वो कोड देना शुरू कर देता है और जल्दी ही 15 डिजिट कोड दे देता है। तब तक ग्रेग के सिक्योरिटी को पता लग जाता है कि किसी ने उनके सिस्टम को हैक किया है। तब इन्हें शक होने लगता है, लेकिन अब $10 मिलियन का ट्रांजैक्शन हो चुका है। तभी सर्गी का गार्ड पहचान लेता है ऑर्सन, क्योंकि ऑर्सन ने रात में उन लोगों को पीटा था। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि आदमी बेन नहीं है। तब ये लोग हमला करने लगते हैं ऑर्सन पे, लेकिन इसी वक्त जेजे अपना कमाल दिखाता है। वो एक एक करके सबको मारने लगता है और ऑर्सन भी इन्हें मारता है। तब तक सेरा ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देती है और यहाँ से निकलने लगती है। फिर वो बाहर पहुंचती है डैनी के पास और एक कार में बैठ करके यहाँ से भागने लगते हैं और दूसरी तरफ ऑर्सन भाग रहा है, लेकिन अब एक हेलीकॉप्टर से लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले लोग सारे लोगों को मार रहे हैं। तब ऑर्सन समझ जाता है कि हेलीकॉप्टर में कौन है। वो अपनी गाड़ी रोकता है और सामने वाले लोगों से कहता है कि मुझे पता है तुम लोग माइक के लिए काम करते हो। तभी माइक यहाँ पे आता है और वो AI हथियार को ले लेता है और लाइन में खड़ा करके सबको गोली मारता है, चाहे वो सर्गी हो या फिर उसके साथी। और हवा में जाने के बाद अपने साथियों को कहता है कि वो लोग ऑर्सन को भी मार दें। फिर ये लोग ऑर्सन को मारने ही वाले होते हैं। तभी जेजे बाकी लोगों को शूट कर देता है और ऑर्सन की जान बच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेग को अब सच्चाई पता लग गई है। फिर वो अपने बहुत सारे लोगों को भेजता है डैनी और सेरा के पीछे। तब सेरा इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाती है और वो इनकी कई सारी गाड़ियों को तबाह कर देती है। तभी जेजे और ऑर्सन ये दोनों एक हेलीकॉप्टर लेकर के आते हैं डैनी और सेरा को बचाने के लिए। फिर डैनी और सेरा जैसे ही एक टनल से बाहर निकलते हैं, ये लोग पूरे टनल को उड़ा देते हैं ताकि कोई भी गाड़ी इस तरफ ना आए और डैनी और सेरा को लेकर के निकल जाते हैं। तभी नेथन इनसे कांटेक्ट करता है और कहता है
है कि माइक किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम नहीं कर रहा, वो कुछ बहुत ही बुरा सोच रहा है और अब यही वेपन उसके हाथ में है। तब ऑर्सन अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि अब वो हथियार हमें एक ही आदमी दिलवा सकता है और वो है ग्रेग। हम ग्रेग से सौदा करेंगे, हमारे पास ग्रेग के खिलाफ बहुत सारे सबूत है। फिर इस बात को सुनने के बाद ज्यादातर लोग कहते हैं कि ग्रेग नहीं मानेगा, लेकिन ऑर्सन सबको मनाता है और ये लोग पहुंचते हैं ग्रेग के पास और नेगोशिएशन को स्टार्ट करते हैं। ऑर्सन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जो मैं हर एक गवर्नमेंट को दे दूंगा, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, तुम्हें माइक के पास चलना है और ये पता लगाना है कि डील कहाँ पे हो रहा है। तब ग्रेग मना कर देता है, लेकिन जब डैनी ग्रेग को समझाता है तब ग्रेग मान जाता है और जल्दी ही ग्रेग को पता लग जाता है कि डील कहाँ पे होने वाली है। फिर वो डैनी को लेकर के जाता है उस जगह पे जहाँ पर माइक डील कर रहा है और दूसरी तरफ जेजे और ऑर्सन धीरे धीरे उस जगह के अंदर घुस रहे हैं ताकि वो सारे लोगों को मार के माइक तक पहुंच सके। और सेरा ने पूरे सिस्टम पे नजर रखा हुआ है और वो इन्हें गाइड कर रही है। तभी ग्रेग और डैनी पहुंचते हैं माइक के पास और इन्हें बायर्स दिख जाते हैं। बायर्स का नाम है ट्रेंट और आर्नोल्ड। ये दोनों कभी काम किया करते थे ग्रेग के साथ और अभी ये लोग इस हथियार को इसलिए खरीद रहे हैं ताकि पूरी दुनिया से करेंसी को गायब कर सके, तब सिर्फ सोना चले और सबसे ज्यादा सोना इन्हीं के पास है। इस मास्टर प्लान से ये लोग पूरी दुनिया पे कब्जा कर पाएंगे। तभी हम ऑर्सन को देखते हैं जो एक एक करके बाहर के सारे गार्ड्स को मार देता है। फिर वो एक गाड़ी के अंदर बैठता है और चला आता है बिल्डिंग के अंदर और अंदर के गार्ड्स को मारने लगता है ताकि माइक तक पहुंचे। लेकिन इस बीच ग्रेग कुछ ऐसा कहता है कि ये सारे लोग एक दूसरे पे शक करने लगते हैं और अंत में एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब तक ऑर्सन ऊपर पहुंच जाता है और जाता है ट्रांजैक्शन वाले रूम में। तब देखता है कि सारे लोग मरे पड़े हैं। तभी उसे हथियार नजर आ जाता है और वो हथियार को उठा लेता है। लेकिन इसी बीच हम माइक को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। वो आके ऑर्सन पे हमला करता है, लेकिन ऑर्सन के सामने टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऑर्सन जम की धुलाई करता है माइक और बाहर आ जाता है। तब बाहर उसे सेरा और जेजे मिलते हैं। फिर अगले ही दिन ये लोग निकल पड़ते हैं कतर के लिए, जहाँ पर इन्हें नेथन मिलता है। फिर ये लोग नेथन को हथियार दे देते हैं। तब नेथन कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक और काम है और इस बार फी बहुत ही ज्यादा है। तब ऑर्सन कहता है कि नहीं, मैं फिर से वेकेशन पे जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डिस्टर्ब करो। फिर नेथन चिल्लाता रह जाता है, लेकिन ऑर्सन उसकी बात नहीं सुनता और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।